वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम फार्मा फार्माकोलॉजी के सब्जेक्ट फार्माकोलॉजिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग मेथड सेकेंड की यूनिट थर्ड के बारे में। अपनी लास्ट की वीडियो में हमने यूनिट थर्ड के टॉपिक एमिस टेस्ट के बारे में बात किया था और आज की इस वीडियो में हम यूनिट थर्ड के टॉपिक कार्सिनोजेनिसिटी स्टडी के बारे में बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कार्सिनोजेनिसिटी स्टडी का इंट्रोडक्शन क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इस स्टडी को हम कैसे लैब में परफॉर्म करते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है और इसके डाटा को हम कैसे रिपोर्ट करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की ये रिक्वेस्ट थी कि जो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, जो वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं, उसी के साथ साथ हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएं। तो इसलिए अब से जितने भी एम फार्मा की वीडियोस बनाई जाएंगी उसमें आपके नोट्स को डिस्प्ले कर दिया जाएगा, जिससे कि आपको नोट्स भी अवेलेबल हो पाए। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो आपका आज का टॉपिक है इसको समझ लेते हैं। तो आज के टॉपिक का जो नाम है वो है इन वीवो कार्सिनोजेनिसिटी स्टडी। तो ये इन वीवो कार्सिनोजेनिसिटी स्टडी क्या होता है? तो देखिए, कार्सिनोजेनिसिटी स्टडी से मतलब क्या है? कार्सिनोजेनिसिटी यानी कि कार्सिनो का मतलब क्या है? कार्सिनोजेनिसिटी यानी कि कैंसर कॉजिंग स्टडी हमें परफॉर्म करनी है। और ये जो कैंसर कॉजिंग स्टडी है ये कैसी है? ये इन वीवो स्टडी है। इन वीवो स्टडी है यानी कि हमें यहाँ पे एनिमल्स को यूज़ करके कार्सिनोजेनिसिटी को स्टडी करना है। तो ये इसका मतलब है। अब इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है? द ओरिजिनल टेस्ट गाइडलाइन 451 ऑन कार्सिनोजेनिसिटी वाज अडॉप्टेड इन 1981। तो क्या है ये जो कार्सिनोजेनिसिटी है, वो जो ओरिजिनल टेस्ट गाइडलाइन 451 है उसमें कार्सिनोजेनिसिटी को अडॉप्ट किया गया था 1981। तो देखिए, जो ये OECD की गाइडलाइंस हैं, आपने जब OECD की गाइडलाइंस पढ़ी हैं तो उसमें आपने डिफरेंट टेस्ट गाइडलाइंस पढ़ी होंगी। हर टेस्ट गाइडलाइंस अलग अलग काम के लिए यूज़ की जाती है। तो टेस्ट गाइडलाइन 451 अकॉर्डिंग टू द OECD को हम कार्सिनोजेनिसिटी स्टडी के लिए यूज़ करते हैं। तो ये कार्सिनोजेनिसिटी की जो ये स्टडी है ये 1981 में इंट्रोड्यूस की गई थी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है द अपडेटिंग ऑफ द TG51 हैज़ कैरिड आउट इन पैरेलल विथ रिवीजन ऑफ TG452 chronic toxicity study and 453 combined chronic toxicity and carcinogenicity study। तो ये जो टेस्ट गाइडलाइंस आपकी 451 है जिसको हम कार्सिनोजेनिसिटी की जो स्टडी में पढ़ रहे हैं, इसमें क्या है, इसको जब अपडेट किया गया था तो इसके साथ ही साथ रिवीजन किया गया था टेस्ट गाइडलाइन 452 का, जिसका नाम है क्रोनिक टॉक्सिसिटी स्टडी, और 453 का जो कि है कंबाइंड क्रोनिक टॉक्सिसिटी स्टडी। तो ये सारी गाइडलाइंस की हेल्प से हम क्या करते हैं, हम कार्सिनोजेनिक स्टडी को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दिस टेस्ट गाइडलाइन इज डिज़ाइन टू यूज इन टेस्टिंग ऑफ ब्रॉड रेंज ऑफ केमिकल इंक्लूडिंग पेस्टिसाइड्स एंड इंडस्ट्रियल केमिकल। तो ये जो टेस्ट गाइडलाइंस आपने पढ़ी हैं, ये सारे ही टेस्ट गाइडलाइंस को हम टेस्टिंग करने के लिए यूज़ करते हैं उन सभी केमिकल्स की, साथ ही साथ जितने भी इंडस्ट्रियल केमिकल्स होते हैं या फिर पेस्टिसाइड्स होते हैं उनके टेस्टिंग के लिए इनको यूज़ किया जाता है। और ये टेस्टिंग किस तरीके की होगी? ये टेस्टिंग होगी क्रोनिक टॉक्सिसिटी की या फिर कार्सिनोजेनिसिटी की। ठीक है, तो ये है इसका इंट्रोडक्शन। अब देखिए, जो आपकी टेस्ट गाइडलाइन 451 यानी कि कार्सिनोजेनिसिटी है, इसमें को हम कैरिड आउट करते हैं रोडेंट पे। तो रोडेंट के लिए हम 451 टेस्ट गाइडलाइन को यूज़ करेंगे। अगर हम बात करें नॉन रोडेंट की, कि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हमें रोडेंट पे ही कार्सिनोजेनिसिटी स्टडी करनी है, नहीं। अगर हम कार्सिनोजेनिसिटी स्टडी रोडेंट पे कर रहे हैं तो हम टेस्ट गाइडलाइन 451 को फॉलो करेंगे। लेकिन हमें अगर कार्सिनोजेनिसिटी की स्टडी अगर नॉन रोडेंट स्पीशीज़ पे करनी है तो हमें अकॉर्डिंग टू द OECD गाइडलाइंस हमें टेस्ट गाइडलाइन 409 रिपीटेड डोज 90 डेज ओरल टॉक्सिसिटी स्टडी के साथ इसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस दोनों को फॉलो करके हम नॉन रोडेंट के लिए हम दोनों को फॉलो करेंगे, TG451 को भी फॉलो करेंगे, साथ ही साथ हम OECD TG49 की जो टेस्ट गाइडलाइन है उसको भी फॉलो करेंगे नॉन रोडेंट के लिए। ठीक है, ये है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है?
अब इस स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि ये जो कार्सिनोजेनिसिटी की जो ये स्टडी है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों परफॉर्म कर रहे हैं इस स्टडी को। तो सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव टू आइडेंटिफाई द कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि जो हमारा केमिकल, जो हमारा ड्रग है वो कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी तो नहीं रख रहा है, यानी कि कैंसर कॉजिंग अपनी प्रॉपर्टी तो नहीं रख रहा है कि उसको यूज़ करने के बाद इन फ्यूचर बाद में कैंसर कॉज हो जाए, तो ये ऐसी एक्टिविटी तो नहीं रख रहा है। साथ ही साथ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट ऑर्गन कार्सिनोजेनिसिटी। कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए कार्सिनोजेनिक होते हैं, जैसे कि कोई हिपैटोटॉक्सिक है तो कोई जो है लंग्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जैसे कि अगर आपने ये देखिए टोबैको है तो वो माउथ कैंसर करता है, तो उसका पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो वहाँ पे उसका जो टारगेट ऑर्गन है वो माउथ है। इसी तरीके से अगर हम सिगरेट की बात करें तो वो लंग्स है। तो इसी तरीके से जो कुछ केमिकल्स हैं वो पर्टिकुलर ऑर्गन्स को टारगेट करते हैं। तो इसी तरीके से हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि वो जो केमिकल या फिर वो जो ड्रग है जिसकी हमें टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी को परफॉर्म करना है वो किसी टारगेट ऑर्गन पे तो कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज अपनी नहीं शो कर रहा है। तो इसको चेक करने के लिए नेक्स्ट पॉइंट है द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइम टू अपीयरेंस ऑफ नियोप्लाज्म। तो ये देखने के लिए कि किस टाइम पे ये जो नियोप्लाज्म है ये अपीयर हो रहा है, क्योंकि क्या है कि तुरंत कुछ ड्रग्स तुरंत तो अपने कार्सिनोजेनिक नहीं होंगी, कुछ टाइम के बाद, जैसे कि क्या है टोबैको तुरंत तो कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी नहीं शो करता है, लेकिन आफ्टर लॉन्ग टाइम ये कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी को शो करता है। तो इसी तरीके से हमें किस टाइम पे उस ड्रग ने, उस केमिकल ने नियोप्लाज्म नेचर को अपीयर किया है इसको चेक करने में। नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ट्यूमर डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। तो जो ये ट्यूमर जो कि आगे चल के कैंसर बन जाएगा या फिर जो भी ट्यूमर डेवलप हुआ है उस ट्यूमर के डेवलप होने में जो आपका डोज है, जो केमिकल जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका डोज का कितना रिलेशन है, मतलब कि कम डोज पे है कि ज़्यादा डोज पे है, यानी कि बढ़ रहा है डोज के साथ या घट रहा है। इस तरीके की स्टडी को हम यहाँ पे चेक करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉन ऑब्जर्व एडवर्स इफेक्ट लेवल और पॉइंट ऑफ डिपार्चर फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बेंचमार्क डोज। तो इसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए नॉन ऑब्जर्व्ड एडवर्स इफेक्ट लेवल, यानी कि वो मैक्सिमम डोज जहाँ पर भी हमें किसी भी तरीके कोई भी एडवर्स ड्रग इफेक्ट नहीं मिल रहा है तो उसको आइडेंटिफाई करने में, साथ ही साथ बेंचमार्क डोज को आइडेंटिफाई करने में ये आपकी कार्सिनोजेनिसिटी जो होती है स्टडी जो है वो हेल्प करती है, क्योंकि बाय द हेल्प ऑफ कार्सिनोजेनिसिटी हम ये पता लगाएंगे कि ये ड्रग कार्सिनोजेनिक इन नेचर है, तो किस डोज के अंदर ये सेफ़ है, ऐसी कौन सी डोज है जहाँ पर इसने, तो किस ड्रग के अंदर ये सेफ़ है, किस डोज के अंदर ये सेफ़ है, किस जगह पे इसने कार्सिनोजेनिक इफेक्ट अपना प्रोड्यूस नहीं किया है। साथ साथ जो बेंचमार्क डोज होती है, यानी कि पहले से जो डोज इस्टेब्लिश की गई है, जो एक बेंचमार्क बनाया गया है डोज का, वो बेंचमार्क डोज एडवर्स ड्रग इफेक्ट के लिए क्या होगा, इसको आइडेंटिफाई करने में भी हमारे ये स्टडी हेल्प करती है। नेक्स्ट है एक्सप्लोरेशन ऑफ द कार्सिनोजेनिक इफेक्ट टू लो डोज ह्यूमन एक्सपोजर लेवल। तो इसको एक्सप्लोर करने के लिए कि जो कार्सिनोजेनिक इफेक्ट है लो डोज में ह्यूमन के एक्सपोजर में कितना कार्सिनोजेनिक इफेक्ट दिखा रहा है, मतलब कि लो डोज में क्या ये ड्रग जो है ह्यूमन को अगर हम उस ड्रग से ट्रीट कर रहे हैं तो उसमें कार्सिनोजेनिक इफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए ये स्टडी हेल्प करती है। तो ये है इसके ऑब्जेक्टिव्स। अब हम बात कर लेते हैं प्रिंसिपल। देखिए जितने भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे ये सारे पॉइंट्स आपके OECD गाइडलाइंस में दिए गए हैं। इन सभी पॉइंट्स को जो हमने आपको यहाँ पर डिस्कस किया है ये सारे पॉइंट्स आपको OECD गाइडलाइंस में मिल जाएंगे, वहीं से इसको प्रिपेयर किया गया है इस नोट्स को। ठीक है, हम बात कर लेते हैं प्रिंसिपल्स के बारे में कि इस टेस्ट स्टडी का प्रिंसिपल क्या है। तो प्रिंसिपल क्या है इस स्टडी का कि हमें क्या करना है, हमें अपनी ड्रग लेनी है, उसको एनिमल को ट्रीट करना है, उस एनिमल को ऑब्जर्व करना है और ऑब्जर्व करने के बाद हमें उस एनिमल में जो हम ड्रग दे रहे हैं उसके बाद जो भी एनिमल्स डाइड होंगे उनको हमें चेक करना है। साथ ही साथ वो एनिमल्स जो बचे हुए हैं उनको भी हमें सेक्रीफाइस करके उनको भी चेक करना है कि क्या उनमें किसी भी तरीके का कोई नियोप्लाज्म डेवलप तो नहीं हुआ। हम इसको पॉइंट वाइज देख लेते हैं। तो क्या है, द टेस्ट केमिकल इज
is administered daily in graduated dose to several group of test animal, normally by the oral route or dermal route or inhalational route। तो इसमें क्या है कि हमें अपने टेस्ट जो केमिकल है उसको एडमिनिस्टर्ड करना है ग्रेजुएटेड डोज में। ग्रेजुएटेड डोज में सेवरल ग्रुप्स में हम अपने ड्रग को एडमिनिस्टर्ड करेंगे, और जो हम ये एडमिनिस्टर्ड कर रहे हैं अपनी डोज को, ये बाय द ओरल रूट हो सकता है, डर्मल रूट हो सकता है, या फिर आपका इनहेलेशन रूट हो सकता है। तो इनमें से किसी भी रूट के हेल्प से हम अपनी ड्रग को, अपने केमिकल को अपने एनिमल में इंसर्ट कर देंगे डिफरेंट ग्रुप में ग्रेजुएटेड डोज के फॉर्म में। नेक्स्ट पॉइंट है द एनिमल वॉज ऑब्जर्व क्लोजली फॉर द साइन ऑफ टॉक्सिसिटी और फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द न्यूप्लास्टिक लीजन्स। तो अब हमने जब डोज दे दी है तो उसके बाद क्या करेंगे, हम इन एनिमल्स को वॉच करेंगे, इनको ऑब्जर्व करेंगे कि क्या इन एनिमल्स में कोई भी साइन ऑफ टॉक्सिसिटी आई है क्या आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डोज, क्या उनमें किसी तरीके का साइन ऑफ टॉक्सिसिटी है, तो उसको हमें चेक करना है। और ये देखना है कि उन एनिमल्स में कोई भी न्यूप्लास्टिक लीजन फॉर्म हुआ है क्या, कोई भी कैंसर निकला है, कोई भी कैंसर फॉर्म हुआ है, ये हमें चेक करना है। उसके बाद क्या करेंगे, जो भी एनिमल ड्यूरिंग द स्टडी यूज़ किए गए हैं अगर वो ड्यूरिंग द स्टडी डेड हो जाते हैं, मतलब कि क्या है कि कुछ एनिमल्स थ्रू आउट ऑफ द स्टडी नहीं सर्वाइव कर सकते, वो पहले ही डेड हो जाएंगे डोजिंग के बाद, तो उनको हमें क्या करना है, उनको नेक्रोप्लाइज्ड करना है। नेक्रोप्लाइज्ड का मतलब क्या है कि हमें उनकी बॉडी की स्टडी करनी है, उनकी जो डेड बॉडी होगी उनकी स्टडी करनी है। इसके अलावा कंक्लूजन हमें निकालना है अपने ड्रग का। इसके साथ ही साथ जो एनिमल्स सर्वाइव कर गए, क्या है नेक्स्ट क्या है, द सर्वाइविंग एनिमल्स आर किल्ड एंड नेक्रोप्लाइज्ड। तो मतलब क्या है कि वो एनिमल जो सर्वाइव कर गए हैं थ्रू आउट ऑफ द स्टडी, उन एनिमल्स में वो एनिमल डेड नहीं हुए हैं, वो सर्वाइव कर गए हैं, तो उन एनिमल्स को भी हमें क्या करना पड़ेगा, किल करना पड़ेगा। किल करने के बाद हमें उनको नेक्रोप्लाइज्ड करना पड़ेगा। मतलब क्या है कि उन एनिमल्स को भी हमें लास्ट में सैक्रिफाइस करना है और फिर उसकी बॉडी की स्टडी करनी है, जैसा कि हमने वो एनिमल्स जो ड्यूरिंग द स्टडी किल हुए थे उनकी हमने की थी, तो हमें उनको भी, उनकी बॉडी की भी हमें स्टडी करनी पड़ेगी। तो ये है इसका प्रिंसिपल। अब हम बात कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेथड के बारे में। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ द एनिमल। तो सिलेक्शन ऑफ द एनिमल में क्या है, हमें जो एनिमल सेलेक्ट करने हैं वो है रोडेंट, जैसे कि माइस हो गए, रैट हो गए। तो क्योंकि हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में है कि जो TG451 है वो रोडेंट के लिए यूज़ हो रहा है, और ये जो हम आपकी स्टडी देख रहे हैं यहाँ पे कार्सिनोजेनिसिटी की जो स्टडी है वो 451 को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, और ये रोडेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, हम सबसे पहले एनिमल को सेलेक्ट करेंगे, माइस या फिर रैट को। उसके बाद क्या है, हाउसिंग एंड फीडिंग करेंगे उस एनिमल्स का, कि हमें उन एनिमल को क्या करना है, कैसे रखना है और कैसे उनकी फीडिंग करनी है। तो अकॉर्डिंग टू द OECD गाइडलाइंस क्या है, एनिमल में भी हाउस्ड इंडिविजुअली, उनको इंडिविजुअल केज में रखना है। स्मॉल ग्रुप्स ऑफ द सेम सेक्स, मतलब सेम सेक्स के एनिमल को हमें स्मॉल ग्रुप में डिवाइड करके उनको इंडिविजुअली हमें केज में रख देना है। इसके बाद उनका जो टेम्परेचर होना चाहिए, रूम टेम्परेचर, उसमें हम रूम टेम्परेचर रखेंगे 22 डिग्री सेंटीग्रेड का, ±3 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद अगर हम बात करें रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है जो हमारी वो 50 to 60% होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम लाइटनिंग की बात करें कि हमें कितना लाइटनिंग प्रोवाइड करना है एनिमल्स को, तो 12 आवर्स लाइट एंड 12 आवर्स डार्क हमें एनिमल को प्रोवाइड कराना है। नेक्स्ट क्या है, फीड, हमें किस तरीके का खाना देना पड़ेगा, तो डाइट एज पर द गाइडलाइन, ड्रिंकिंग वाटर इज सप्लाइड। तो जो भी गाइडलाइन के अंदर जो भी डाइट है उसको देना है, और ड्रिंकिंग वाटर हमें प्रॉपर सप्लाई करवाना है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ द एनिमल। प्रिपरेशन ऑफ द एनिमल की अगर हम बात करें तो देखिए हमें इस स्टडी में कैसे एनिमल को लेना है, हेल्दी एनिमल को लेना है। तो हेल्दी एनिमल्स which are not involved in previous experiment and which are acclimated for the laboratory condition has to be chosen। यानी कि ऐसे एनिमल्स जो लेबोरेटरी कंडीशन के लिए क्या है, लेबोरेटरी कंडीशन से हैबिचुअल हैं, साथ ही साथ ऐसे एनिमल्स जिनको प्रीवियस किसी भी स्टडी में यूज़ नहीं किया गया है। फ्रेश एनिमल्स को हमें यूज़ करना है। क्यों यूज़ करें फ्रेश एनिमल को, कि अगर हम कार्सिनोजेनिसिटी की स्टडी कर रहे हैं किसी भी केमिकल से रिलेटेड, तो ऐसा तो नहीं है कि वो केमिकल जो हमने यूज़ किया है उसके पहले ही दूसरे जो ड्रग है जो उस एनिमल पे यूज़ हुई है, हो सकता है उसने कार्सिनोजेनिक इफेक्ट दिखाया हो। तो इसीलिए हम अपने एनिमल्स को, हेल्दी एनिमल्स को चूज़ करते हैं जो कि प्रीवियस किसी भी स्टडी में यूज़ ना किए गए हों। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने एनिमल को प्रिपेयर करेंगे।
अब बात करते हैं वेट वेरिएशन की, कि हमें जो अपना वेट वेरिएशन रखना है ईच एनिमल के बीच में वो 20% प्लस माइनस होना चाहिए। मतलब क्या है कि जैसे कि अगर आपने ग्रुप में मान लीजिए 5 kg 15 kg मतलब मान लीजिए जो भी आपने ग्रुप्स में एनिमल रखे होंगे तो उनका जो वेट वेरिएशन होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। 20% का डिफरेंस मान्य होगा, इससे ज़्यादा का डिफरेंस हम नहीं रख सकते कि कोई एनिमल बहुत ही कम वेट का है, कोई एनिमल बहुत ही ज़्यादा वेट का है, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ 20% वेट वेरिएशन में डिफरेंस होना चाहिए। ये हो गया। ये सारी क्या थी, ये सारी आपकी थी डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेथड। अब हम बात कर लेते हैं प्रोसीजर्स के बारे में कि कैसे हम इस मेथड को लैब में परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हमें नंबर एंड सेक्स ऑफ एनिमल की अगर हम बात करें तो ईच जो ग्रुप होगा उसमें हमें चूज़ करना है 50 एनिमल, और ये जो 50 एनिमल है वो पर डोज होंगे, और कंट्रोल ग्रुप के साथ हमें 50 एनिमल को यूज़ करना है, यानी कि हर ग्रुप में हमें 50 एनिमल को यूज़ करना है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रिविज़न फॉर द इंटरिम किल्ड एंड सैटेलाइट ग्रुप। मतलब कि अगर क्या प्रिविज़न है, अगर कोई भी एनिमल बीच में ही मर जाता है, बीच में ही डाइड हो जाता है ड्यूरिंग द स्टडी, तो क्या करेंगे, और सैटेलाइट ग्रुप के लिए हम क्या करेंगे। तो देखिए ड्यूरिंग द स्टडी क्या है, अगर कोई भी एनिमल है ड्यूरिंग द टेस्ट स्टडी देयर इज़ अ चांस दैट एनिमल्स में डाइड ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लाज्मा, क्योंकि क्या है एनिमल्स डेड हो सकते हैं ड्यूरिंग द स्टडी क्योंकि उसमें न्यू प्लाज्मा यानी कि कैंसर डेवलप होने की वजह से। तो हम क्या करेंगे, उन एनिमल को हम 10 एनिमल पर सेक्स के हम अपने ग्रुप में इंट्रोड्यूस करेंगे। अब ये इंट्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं, ये हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि जिससे कि हमारा स्टैटिकल जो डाटा है वो एक्यूरेट बना रहे। तो स्टैटिकल डाटा को एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए हम अपने एनिमल को 10 एनिमल पर ग्रुप ईच सेक्स में हम यूज़ करेंगे। और ये जो हम एनिमल को यूज़ कर रहे हैं वो क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द स्टडी अगर कोई एनिमल डेथ हो जाता है, किसी भी एनिमल की डेथ हो जाती है, तो हम 10 एनिमल यूज़ कर सकते हैं अपनी स्टडी के लिए, और ये हमने स्टैटिकल डाटा की एक्यूरेसी के लिए यूज़ किया है। अब नेक्स्ट क्या है, डोज ग्रुप एंड डोजेस एटलीस्ट 3 डोज लेवल यूज़ करने हैं, मतलब कि 3 डोजिंग यूज़ करनी है, एक कम फिर मीडियम फिर हाई वाला डोजिंग का होगा, और इसके अलावा एक हमारा कंट्रोल ग्रुप होगा। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ डोज एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट सब्सटेंस। तो क्या है, हमें कैसे अपनी टेस्ट सब्सटेंस की डोज को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो टेस्ट सब्सटेंस इज डिजॉल्व इन सुटेबल व्हीकल, हम अपने टेस्ट सब्सटेंस को सुटेबल व्हीकल में डिजॉल्व करेंगे। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेड करेंगे टेस्ट ग्रुप में इन डाइट और ड्रिंकिंग वाटर। गैवेज विल कंट्रोल ग्रुप इज ट्रीटेड ओनली विथ व्हीकल। तो क्या है, वही चीज़ है कि अपनी जो टेस्ट सब्सटेंस है उसको हम सूटेबल व्हीकल के साथ अपनी ड्रग को एडमिनिस्ट्रेड करवाएंगे डाइट के साथ, और जो ड्रिंकिंग वाटर हम उसको देंगे। अगर हम कंट्रोल ग्रुप की बात करते हैं तो उसको हम सिर्फ ट्रीट करेंगे ओनली व्हीकल से हमें उसको ट्रीट करना है, और बाकी अपने जो ड्रग्स होंगी उनको हमें अपनी जो टेस्ट ग्रुप होगी उसमें अपनी ड्रग के साथ साथ अपने ड्रिंकिंग वाटर के साथ अपनी ड्रग को सप्लाई करवाना है। अब क्या है, इसका है इन केस ऑफ ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम ओरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो जो हमारा टेस्ट सब्सटेंस होगा उसको हम डेली देंगे 7 डेज पर वीक के लिए 24 मंथ के लिए। 24 मंथ के लिए हमें 7 डेज उसकी पूरी डोजिंग करनी है। लेकिन अगर हमारी जो ड्रग है उसको हमने डर्मल या फिर इनहेलेशनल रूट से दिया है अपने एनिमल्स को, तो जो हमारी डोजिंग होगी वो होगी 6 आवर पर डे फॉर अ पीरियड ऑफ 24 मंथ। तो इनहेलेशनल और डर्मल के लिए हमें 6 आवर डेली डोजिंग करनी है 24 मंथ के लिए, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्या है, फॉर द सब्सटेंस एडमिनिस्टर बाय द डाइट। अगर हम किसी भी ऐसे सब्सटेंस को जिसको हम डाइट के थ्रू एडमिनिस्टर कर रहे हैं, यानी कि वो केमिकल सब्सटेंस जिसकी हमें टेस्टिंग करनी है उसको हमने अगर डाइट के थ्रू यूज़ किया है या फिर ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू यूज़ किया है, तो उसमें हमारा जो केमिकल सब्सटेंस है उसकी कंसनट्रेशन 5% टोटल डाइट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि डाइट के थ्रू दे रहे हैं तो हम उसको ज़्यादा डोजिंग करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपकी जो डोजिंग होनी चाहिए वो 5% की होनी चाहिए ड्रग की, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी की अगर हम बात करें तो 24 मंथ के लिए हम करते हैं ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी, और वो जो ये डिपेंड करता है स्ट्रेन वाइज। तो नॉर्मली हमारी जो स्टडी होगी वो 24 मंथ के लिए होगी, लेकिन कुछ स्ट्रेन्स ऐसे होते हैं जिनकी हम 18 मंथ की स्टडी करते हैं, जिसके एग्जांपल ये आपके दिए हुए हैं, आप यहाँ से लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं हम टर्मिनेशन ऑफ द स्टडी के बारे में। हमें इस स्टडी को टर्मिनेट करना है, कब टर्मिनेट करना है, अगर हमारी लोअर डोज जो हमारा मिनिमम डोज होगा उस डोज के एनिमल अगर 25% फॉल हो रहे हैं। मतलब क्या है कि उनका जो सर्वाइवल है वो 25% फॉल
हो जाए, 25% तक गिर जाए उनका सर्वाइवल, मतलब कि एनिमल डाइड होने लगे ज़्यादा और लोवेस्ट डोज में, तो हम इसको टर्मिनेट कर देंगे अपनी स्टडी को। अगर इन केस अगर हमारा हाईएस्ट डोजिंग के साथ यही चीज़ होती है तो हमें टर्मिनेट नहीं करना है, क्योंकि वो तो हमारी हाई डोज है, तो उसमें हम टर्मिनेट नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये कंडीशन लो डोज के साथ आ रही है, इसका मतलब क्या है, वो ड्रग जो है कार्सिनोजेनिक इन नेचर है, तो हम उसमें अपने एनिमल को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करवाएंगे, हम अपने जो स्टडी है उसको टर्मिनेट कर देंगे। हाई डोजिंग के साथ हो रहा है क्योंकि वो डोज हाई है, तो इसलिए क्या है, तो हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसमें हम अपनी स्टडी को टर्मिनेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उसके बाद क्या है, सर्वाइवल हम देखेंगे अपने ईच सेक्स का, जो हमारे ईच सेक्सेस है मेल एंड फीमेल, उसका हमें सर्वाइवल भी चेक करना है। अब ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें तो हमें ऑल एनिमल की मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी देखनी है, टॉक्सिसिटी को चेक करना है, ट्यूमर की ग्रोथ देखनी है और लोकेशन ऑफ द ट्यूमर देखना है, कहाँ पे ये लोकेटेड है, किस तरीके का मॉर्बिडिटी है, यानी कि किस तरीके का जो एक्सपायर हो रहे थे एनिमल, डेड हो रहे थे, वो किस तरीके का है, किस तरीके से डिजीज़ डेवलप हुई है, इन सभी चीज़ों को हमें चेक करना है। साथ ही साथ बॉडी का वेट देखना है, 13 वीक वंस अ मंथ, नेक्स्ट वीक, मतलब ये क्या है, हमें बॉडी के वेट को इस तरीके से चेक करना है 13 वीक के लिए। नेक्स्ट क्या है, फूड एंड वाटर कंजम्पशन शुड बी मेजर्ड वंस इन अ वीक फॉर 13 वीक एंड वंस इन अ मंथ फॉर नेक्स्ट वीक। जैसे कि हमने बॉडी वेट को भी चेक किया था, उसी तरीके से हमें फूड वाटर के कंजम्पशन को भी 13 वीक के लिए चेक करना है, उसके बाद नेक्स्ट मंथ के लिए चेक करना है। एनालिसिस ऑफ द ब्लड सैंपल एंड यूरिन सैंपल को भी हमें चेक करना है कि हमारे एनिमल में किसी भी तरीके का उसके ब्लड सैंपल और यूरिन सैंपल में कोई भी डिस्टर्बेंस तो नहीं है, तो हमें वो चेक करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ग्रॉस नेक्रोस्कोपी की। तो ग्रॉस नेक्रोस्कोपी में मतलब हमें ओवरऑल स्टडी देखनी पड़ेगी, एनिमल्स को हमें ओवरऑल एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो उसमें क्या करेंगे, हम टेस्ट एंड कंट्रोल ग्रुप्स के जो एनिमल्स हैं उनको हमें ऑब्जर्व करना है केयरफुली। क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे, बॉडी सरफेस, जो उनकी बॉडी की सरफेस है उसको ऑब्जर्व करेंगे। ऑल ऑरिफिस, यानी कि जितनी बॉडी की ओपनिंग है, जैसे आइज़ है, नोज़ है, माउथ है, का ईयर है, इन सभी ओपनिंग को, एनल है, इन तरीके की ओपनिंग को चेक करना है। उसके अलावा क्रेनियल, थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी को भी चेक करना है। तो इन सभी चीज़ों को हमें ग्रॉस नेक्रोस्कोपी करना है, यानी कि ओवरऑल देखना है। हिस्टोपैथोलॉजी की अगर हम बात करें तो हमें हिस्टोपैथोलॉजी भी अपने एनिमल की करवानी है। ऑल टिश्यू फ्रॉम द हायर डोज के ऑल टिश्यूज़ को लेना है, जितने भी टिश्यूज़ वाइट बॉडी में अवेलेबल है उनकी हिस्टोपैथोलॉजी करवानी है। जैसे लीवर है, हर टिश्यू की हिस्टोपैथोलॉजी करवानी है। कंट्रोल ग्रुप्स की भी करवानी है। साथ ही साथ ऑल टेस्ट टिश्यूज़ ऑफ एनिमल डाइंग और किल्ड, जितने भी एनिमल डाइड हो रहे हैं या फिर किल हो रहे हैं ड्यूरिंग द स्टडी, उनके भी सारे टिश्यूज़ की हिस्टोपैथोलॉजी करवानी है। अब हम बात करते हैं डाटा रिपोर्टिंग की। तो जो डाटा हमारी रिपोर्टिंग होंगी, डाटा की जो हम रिपोर्टिंग करवाएंगे डाटा की, उस पर का डेवलपमेंट लिखेंगे कि किस तरीके से ट्यूमर डेवलप हुआ, साथ ही साथ किस तरीके का डेथ का रेशियो था, इसके अलावा साइन और सिम्टम्स क्या था एनिमल में, इन सभी चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। साथ ही साथ हमें टेस्ट रिपोर्ट को इंक्लूड करना पड़ेगा, जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको हमें जो कुछ रिपोर्ट्स हैं उनको इस टेस्ट रिपोर्ट को इंक्लूड करना पड़ेगा इंफॉर्मेशन के साथ। इस तरीके से हम अपने एनिमल्स की इन वीवो कार्सिनोजेनिसिटी स्टडी को परफॉर्म करते हैं, जो कि टेस्ट गाइडलाइन 451 OECD के अंडर आता है। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपको इस तरीके की वीडियोस चाहिए तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको बोर्ड पे पढ़ाना ज़्यादा इजी रहेगा या फिर हम आपको इस तरीके से नोट्स प्रोवाइड करके पढ़ाएं तो वो आपको ज़्यादा सुटेबल लग रहा है। तो इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जिससे कि हमारी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।